पॉपुलेशन पॉलिसी। यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या इंडिया को पॉपुलेशन पॉलिसी चाहिए या नहीं चाहिए, और इसको आप जीएस पेपर 1 के पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज मुद्दे के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें क्या बोला गया कि 2023 के अराउंड ना इंडिया क्या करेगा, इंडिया चाइना को बीट कर देगा किस चीज में, हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी जैसे आप जानते हो चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, पर 2023 तक ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। अब पॉपुलेशन ज्यादा होने के देखो अपने कुछ फायदे भी हो सकते हैं, अपने कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। फायदे के अंदर जैसे मैं आपको बताऊं तो 2018-19 का जो इकोनॉमिक सर्वे था वो बता क्या रहा है कि 2041 तक हमारे पास क्या है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। किस तरह की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी? देखो, इस टाइम ना अगर आप कहीं कहीं नोटिस करो, इंडिया के पास बहुत अच्छा यूथ है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे यंग एज में हैं। साथ ही साथ तो यंग एज में होने की वजह से क्या है, एक वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया के पास बहुत अच्छी है। इस टाइम पे क्या है, चिल्ड्रन भी कंपैरेटिवली कम है और एज्ड लोग भी काफी कम है, बट यूथ अच्छे खासा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो इंडिया के पास क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, काम करने वाले बहुत सारे हाथ हैं। अगर इनको हमने अच्छे से यूटिलाइज किया, ठीक है, जो 2041 तक, तो डेफिनेटली इंडिया काफी आगे तरक्की कर सकता है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ सकती है। तो ये जो इंडिया की ना एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है डेमोग्राफिक डिविडेंड के कॉरस्पॉन्डिंग, इसको इंडिया को अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। एंड इवन देखो, राइटर इन जनरल भी बता रहे हैं आपको कि जो पॉपुलेशन है वो तो अभी थोड़ा बढ़ रही है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी कह सकते हो, बट धीरे धीरे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक तरह की क्या आ जाएगी, पीक आ जाएगी, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली उसके बाद हमें एक डिक्लाइन देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब इंडिया को क्या जरूरत है, इंडिया को जरूरत है एक तरह से हमें फैमिली प्लानिंग अप्रोच से मूव करके फैमिली वेलफेयर अप्रोच की तरफ मूव करना। फैमिली वेलफेयर अप्रोच का क्या मीनिंग है, यहाँ पर देखो, चाहे मेन हो आपके चाहे वुमेन हो, दोनों को एम्पावर किया जाए ताकि वो डिसाइड अपने डिसीजंस ले पाए। किस तरह के डिसीजंस, कि कितने चिल्ड्रन उनको करने हैं, किस तरह की हेल्थ हो, किस तरह की वेलबींग हो, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म चॉइसेस होने चाहिए। ये डिसीजन सिर्फ मेल का नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वुमेन का भी इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके साथ ही देखो, जब इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है कि फर्टिलिटी कम हो रही है, लाइफ स्पैन बढ़ रहे हैं, यानी कि अब देखो जो ओवरऑल एज है, लिविंग की जो एज है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने हेल्थ फैसिलिटीज को बेटर कर लिया है। और आजकल आप देख रहे हो फर्टिलिटी भी ओवरऑल कम हो रही है। पहले आपको देखने को मिलता था कि 5-5 बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, बट आजकल तो 2 बच्चे ही नॉर्मली एक काफी नॉर्म सा बन चुका है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वर्ल्ड काफी तेजी से एज हो रहा है। आने वाले टाइम में देखो क्या होगा, इंडिया में एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। आज के टाइम पे भी जैसे आप देख लीजिए, जापान का केस देख लीजिए, इवन यूएसए में भी कुछ हद तक कह सकते हो, यहाँ पर क्या है, जो एज्ड पॉपुलेशन है ना वो बढ़ गई है। इंडिया में भी फ्यूचर में 2050 के अराउंड या उसके बाद के टाइम पे काफी तेजी से एजिंग पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। और देखो, राइटर ये भी बोल रहे हैं कि ये फर्क नहीं पड़ता कि पॉपुलेशन बड़ी है या पॉपुलेशन छोटी है, फर्क ये पड़ता है क्या आपकी पॉपुलेशन हेल्दी है, क्या उसके पास प्रॉपर स्किल्स है, क्या उनके पास प्रोडक्टिविटी है या नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखा ना कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो यूटिलाइज करना है तो क्या चाहिए, हेल्दी पॉपुलेशन चाहिए, स्किल्ड पॉपुलेशन चाहिए, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन चाहिए, तभी हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। इसके साथ ही देखो, आपने मैल्थूसियन थ्योरी के बारे में सुना है, जहां पर माल्थूस क्या बोलते थे, थॉमस माल्थूस, उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, बट जितनी तेजी से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उससे उस हिसाब से नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है ना, मान लो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर क्या हमारी प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से बढ़ रही है? नहीं, वो कम तेजी से बढ़ेगी। इस वजह से होगा क्या, रिसोर्सेज के लिए एक तरह से क्या आएगा, कंपटीशन आएगा, एंड उसके बेसिस पे कुछ फेमीन्स, मोर्टेलिटी, वॉर्स, इस तरह की चीजें आएंगी। पर कुछ हद तक इनकी थ्योरी रॉन्ग निकली। अब इस तरह की थ्योरी क्योंकि रॉन्ग निकली है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हमने इस चीज को इम्प्रूव किया है, हमारी प्रोडक्टिविटी को भी ओवर द टाइम इम्प्रूव किया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें ये सीखने को मिलता है कि स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, बट उसके साथ ही साथ अगर इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी हो तभी हम क्या इंश्योर कर पाएंगे, अच्छी जॉब इंश्योर कर पाएंगे। और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये बात करी थी ना प्रोडक्टिविटी की, वो प्रोडक्टिविटी भी उस हिसाब से बढ़ पाएगी। इसके अलावा देखो, राइटर एक बात और बोल रहे हैं कि हमें ना चाइना के लेसन से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप जानते हो चाइना ने क्या अडॉप्ट किया था, 1 चाइल्ड पॉलिसी, ताकि अपनी वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कम कर पाए। पर शायद चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को इतना स्ट्रांगली अडॉप्ट कर लिया कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में एक मेजर गिरावट देखने को मिल गई। अब हो क्या रहा है चाइना के अंदर, अगर आप करेंटली देखो, एल्डरली की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। पर उस जो कहीं ना कहीं देखो, समझने की कोशिश करो, मान लो यहाँ पे जो यूथ था, ठीक है, वो पहले काफी ज्यादा था,
अब यूथ कहाँ चला गया, एल्डरली हो गया। पर क्योंकि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी बना रखी थी तो बच्चे उतने नहीं हो पाए। अब जो यूथ इसको रिप्लेस कर रहा है, जो पहले बच्चे थे अब वो यूथ की तरफ आ रहे हैं। पहले यूथ ज्यादा था, अब उतना यूथ नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द टाइम स्लो हो सकती है, क्योंकि रिप्लेसमेंट जो हो रही है वो उतनी नहीं हो रही। इस वजह से क्या हो रहा है, चाइना की ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है फ्यूचर के अंदर। अब चाइना ने उल्टी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। व्हाट इज दैट, कि अब 2 चिल्ड्रन करो, 3 चिल्ड्रन भी करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास नई जनरेशन नहीं आ पा रही उतनी, राइट। तो ये सारी चीजें हमें चाइना के अंदर देखने को मिल रही है, और इंडिया को भी यहाँ से इस चीज को सीखना चाहिए। हमें सिर्फ फर्टिलिटी रेट के ऊपर फोकस नहीं करना, पर ऐसी सिचुएशन के ऊपर फोकस करना है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और जो साथ साथ फैमिली चेंजेस आ रहे हैं साइज के अंदर, उसको एक प्रॉपर तरह से हम उसको मैनेज कर पाए, राइट। तो ये तो एक चीज होगी जहां हमने क्या देखा कि इंडिया में एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। अब एक चीज देखो, जैसे हमने कल भी बात करी थी कि टेक्नोलॉजी का बहुत रोल होता है काफी सारी चीजों के अंदर। तो क्या टेक्नोलॉजी या फिर बोल लो ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का भी क्या यूज किया जा सकता है क्या यहाँ पे? किस तरह से, कि मान लीजिए ऑटोमेशन के थ्रू अगर जो हमारा एल्डरली बढ़ रही है, ठीक है, और शायद उतना यूथ फ्यूचर में नहीं रहेगा आज से आने वाले 20-30 साल के बाद, तो वहां पर क्या ऐसा हो सकता है कि ऑटोमेशन हो, वो इन जो यूथ थे उनको रिप्लेस कर पाए? किस तरह से, देखो सोचो, जैसे मान लो आजकल फैक्ट्रीज हैं, आजकल अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं लोग, राइट। अब वहां पे आने वाले टाइम में क्या होगा, लोग तो हो जाएंगे बूढ़े, अब उतने लोग यूथ में नहीं होंगे। तो वहां पर क्या ऐसा हो सकता है कि ऑटोमेशन उन लोगों की नीड्स को पूरा कर दे, या फिर उनको एक तरह से रिप्लेस कर दे, ताकि जो कमी थी, जो यूथ हमारा यहाँ से यहाँ चला गया और वापस जो पीछे से यूथ आया वो उतना उसको रिप्लेस नहीं कर पाया, तो क्या ऑटोमेशन उस जो नीड बनी उसको पूरा कर सकती है? यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि हाँ, कुछ हद तक तो कर सकती है, बट ऐसा नहीं है कि ह्यूमन नेचर और ह्यूमन टच को पूरा ऑटोमेशन रिप्लेस ही कर देगा। इंप्लॉयमेंट में तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, पर ह्यूमन नेचर और ह्यूमन टच को उसको रिप्लेस करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे देखो, यहाँ फिर से वो चाइना का एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो चाइना में जैसे बताया कि एल्डरली बहुत सारे हो गए, अब चाइना ने ऑटोमेशन के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ तो थोड़ा इंप्रूव कर दी, पर क्या जो लोगों को इमोशनल नीड्स थी उनको पूरा कर पाएगी ऑटोमेशन? कभी भी नहीं, क्योंकि जो ह्यूमन नेचर या ह्यूमन टच होता है वो तो ह्यूमन से ही आएगा ना। वो कोई ऑटोमेशन, कोई रोबोट वो सारी चीजें तो नहीं दे सकता आपको, ठीक है ना। आपकी मदर जो काम करती है, ठीक है ना, आपके जो डॉक्टर काम करते हैं, उनको तो एग्जैक्टली रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। तो यही चीजें इंडिया को भी मैनेज करनी पड़ेंगी। रीजन बीइंग क्या है, देखो इंडिया में भी ना एजिंग स्टार्ट हो चुकी है। कैसे, जैसे आप देखो कि अभी करंटली देखो, अभी करंटली बात करूं तो नियरली इंडिया की 10% पॉपुलेशन ना एल्डरली में आती है। 2025 तक ये 12% हो जाएगी। फिर देखो 2050 तक क्या होगा, हर 5वां इंसान जो इंडिया में है उसकी एज 65 से ज्यादा होगी। तो ये क्या दिखा रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर फ्यूचर के लिए अगर हमें रेडी रहना है ना, तो एल्डरली के कॉरस्पॉन्डिंग हमें चीजें कुछ ना कुछ लानी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ पॉलिसीज में इन चीजों को इंश्योर करना पड़ेगा। नहीं तो फिर ऐसा क्या होगा कि इंडिया में बहुत सारे एल्डरलीज हो जाएंगे, उनके लिए कोई पॉलिसीज नहीं होंगी, एंड एक मेजर इंडिया में इशू क्रिएट हो सकता है फ्यूचर के अंदर। अब जरूरत क्या है, जरूरत है जैसे आज के टाइम पे इंडिया के पास एक बहुत अच्छा खासा यूथ है ना, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करे। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो इंडिया में इतना ज्यादा यूथ है, डिपेंडेंसी रेशियो हमारी जो डिपेंडेंस है वो करंटली कम है, उसको अगर हमने अच्छे से यूटिलाइज किया, जो हमारे यूथ के स्किल्स को यूज किया, उनके एजुकेशन को यूज किया, हम उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड में क्रिएट कर सकते हैं, एंड ओवर द टाइम इंडिया की ग्रोथ रेट काफी तेजी से बढ़ सकती है। राइटर ये भी क्वेश्चन करते हैं, अगर हमने इसके बेनिफिट्स नहीं अचीव कर पाए, देखो मान लो जैसे आपने, आपके पास स्किल्स थोड़े बहुत हैं, ठीक है, आप पर आपको हो सकता है मान लो जॉब नहीं मिली किसी भी कारण से। अब होगा क्या, आप तो थे क्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड, पर आपको जॉब्स नहीं मिली, उससे क्या हुआ, उससे हो सकता है कि इस यूथ के बीच में किसी तरह का आइसोलेशन आ जाए, या फिर इनको काफी अच्छा ना फील करे। तो उससे क्या हो सकता है, ये या तो गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ड्रग्स में चले गए क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रही, या फिर राइटिंग में चले गए, राइट्स वगैरह करने लग गए, ठीक है, या फिर जो वायलेंस है उसका किसी तरह से सहारा ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रही। तो ये जरूरत क्या है, हम इनके लिए प्रॉपर जॉब्स को क्रिएट करें, तभी तो हो पाएगा कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्ट्रांग रख पाएंगे। अदरवाइज ये जो यूथ है, अगर प्रॉपर इसको स्किल नहीं किया गया, तो इसका उल्टा भी हो सकता है, जहां पर ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने की बजाय ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करें। तो पॉपुलेशन पॉलिसी इस हिसाब से हमारी होनी चाहिए। तो इंडिया की देखो कैपेसिटी है डेफिनेटली यूथ के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, बट इसके साथ ही साथ हमें जेंडर डायमेंशन को भी देखना पड़ेगा। जेंडर डायमेंशन का क्या मतलब,
देखो वुमेन का एस्पेक्ट भी हमें इसमें कंसिडर करने की जरूरत है। अब अगर देखो आप एल्डरली की बात करते हैं ना, तो आप एक चीज रियलाइज करोगे कि एल्डरली के अंदर ना नियरली 2/3 कौन है, वुमेन है। वुमेन जनरली देखो क्या होता है, जनरली लंबे समय तक रहती हैं एज कम्पेयर टू मेन। तो इस एस्पेक्ट को भी हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है कि अगर हमें इस वुमेन को जो एल्डरली हैं उनको उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं उनको भी प्रॉपरली टेक केयर करना पड़ेगा हमारी पॉपुलेशन पॉलिसीज की तरफ, पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर, ताकि इस चीज को हम इंश्योर कर पाए। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इंडिया ने डेफिनेटली प्रोवाइड करी हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमें एजुकेशन के साथ ही साथ उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करनी है। जो एल्डरली वुमेन है जो कहीं ना कहीं अकेली रह गई हैं क्योंकि उनके हस्बैंड की मान लीजिए डेथ हो गई है, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पर पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर हमारा जेंडर एस्पेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने बताया ना पहले कि एज एस्पेक्ट तो हमें देखना ही देखना है कि एल्डरली के कॉरस्पॉन्डिंग, बट जेंडर एस्पेक्ट भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की देखो टीएफआर की बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो आप जानते हो कि जो रिप्लेसमेंट रेट होती है वो कितनी होती है, 2.1 बर्थ। रिप्लेसमेंट रेट का मीनिंग कि वो वाली रेट जहां पर क्या होता है कि पॉपुलेशन एक तरह से आप बोल सकते हो स्टेबलाइज होने लग जाती है, ठीक है ना, कि एक वुमेन कितने लोगों को बर्थ दे तो पॉपुलेशन थोड़ा स्टेबलाइज होती है। दैट इज 2.1 इन इंडिया, मतलब 2.1 इन जनरल। इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो इसके आसपास या इवन काफी जगह इससे कम भी आ चुकी है। तो यहाँ पर जरूरत क्या है, यहाँ पर जरूरत है कि हम जो सेक्सुअल हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स हो गया, उनको टैकल करें, ठीक है। स्पेशल अटेंशन दे हमारे यूथ के कॉरस्पॉन्डिंग, ताकि हम इंश्योर कर पाए कि जो हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लिए हुए हैं उनको भी प्रॉपरली हम मैनेज कर पाए। इसके अलावा देखो चलो हमें जेंडर एस्पेक्ट भी देख लिया, एज एस्पेक्ट भी देख लिया, इसी साथ ही साथ हमें जोग्राफिकल एस्पेक्ट भी देखने की जरूरत है। किस तरह से, देखो आप रियलाइज करो जैसे ज्यादातर जो साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं, चाहे आप बात कर लीजिए केरला की, ठीक है, कर्नाटका में भी आई थिंक, और साथ साथ तमिलनाडु में, तो काफी सारी स्टेट्स में ना यहाँ पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है कि एक जो महिला है कितने बच्चों को जन्म देती है, तो वो 2.1 से काफी नीचे आ चुका है ज्यादातर स्टेट्स के अंदर। पर आज के टाइम पे भी आप देख लीजिए, यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट अभी भी ज्यादा है। मतलब इन पर्टिकुलर स्टेट्स की पॉपुलेशन अभी भी बढ़ने वाली है। यहाँ पर तो आने वाले टाइम में क्या होगा, यूथ और भी बढ़ता रहेगा। तो हमें जब फोकस करना है ना हमारी पॉलिसी से कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा कि इसके पर्टिकुलर जो यूथ है इसके लिए कैसे हम क्या पॉलिसीज लेकर आए, किस पर्टिकुलर चीज को कैसे करना है। जैसे अब आप देखोगे ना कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर और जो इस तरह की कुछ स्टेट्स हैं, यहाँ पर क्या होगा, आने वाले टाइम में यूथ कम होगा, ठीक है ना, और जो एल्डरली होंगे वो ज्यादा होंगे। पर जब मैं बात करता हूँ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की, यहाँ पर यूथ अभी भी ज्यादा है और आने वाले टाइम में अभी और भी बढ़ेगा। तो इंडिया को इंश्योर क्या करना है कि जो लेबर मार्केट हो वो इस हिसाब से डिजाइन हो कि जोग्राफिकल एस्पेक्ट को भी देखा जाए। तो देख रहे हो किस तरह से जोग्राफी को लिंक किया गया है यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर। आपको जेंडर एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे और भी बाकी जो एज रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनकी भी बात करी गई है। तो यहाँ पर साथ ही साथ राइटर्स ये भी बोलते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी अच्छी है जो 2000 में बनी थी। स्टेट्स ने भी अपनी अपनी पॉलिसीज बनाई हैं, पर हमें क्या करना है, इसमें एजिंग वाला फैक्टर डेफिनेटली इंक्लूड करना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हमें इसके अंदर इंप्रूव करना है, ताकि ये जो सारी चीजें हैं, फैमिली प्लानिंग, फैमिली वेलफेयर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इन चीजों को वर्क कर पाए। पॉपुलेशन जो हमारी हो हेल्दी, प्रोडक्टिव हो, तभी ये जो हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड का, इसके जो प्रॉपर डिविडेंड्स हैं उनको हम अच्छे से रीप कर पाएंगे। इंडिया एक काफी जो डेवलप्ड कंट्री है उसकी तरफ आगे बढ़ पाएगा। तो ये था पूरा पॉपुलेशन पॉलिसी के कॉरस्पॉन्डिंग। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम